नमस्कार। श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा में आप सभी का स्वागत है। हम सभी श्री अरविंद की 150वीं जन्मतिथि को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष उनके जीवन के, उनकी रचनाओं को, उनके विभिन्न कार्यों को समझने का और सभी के समक्ष लाने का दिल्ली शाखा का एक प्रयास है और पूरे अखिल भारतीय स्तर पर ये तैयारियां चल रही हैं। हमें भी इस बात का हर्ष है कि हम सब एक परिवार के समान जुड़ते जा रहे हैं और हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वार्ताक्रम श्री अरविंद की शिक्षाओं को, उनके जीवन परिचय को और उनके संदेश को हमारे सर्वांगीण विकास की दृष्टि से, आत्मिक प्रगति की दृष्टि से बहुत ही सहायक कार्य साबित हो सकता है। इससे हमें इस काम में बहुत योगदान मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हर रविवार हम किसी न किसी सुविज्ञ वक्ता को लाते हैं और उनके द्वारा इस योग पथ के रास्ते पर उनके विचार सुनते हैं और इस माध्यम से श्री अरविंद और श्री माँ के संदेशों को जान पाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। जैसा कि विवेक ने बताया कि श्री अरविंद के 150वीं जन्मतिथि को ध्यान में रखते हुए एक विशेष उत्साह अखिल भारतीय स्तर पर हो रहा है। सभी इस तैयारी में हैं कि श्री अरविंद के प्रति कैसे अपने भावों को व्यक्त करें, कैसे उनके काम को करें। श्री माँ के अनुसार उनकी शिक्षा का प्रसार, उनके बातों का ज्ञान देश के नहीं विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। आप सबका सहयोग इसमें हमारे लिए बहुत ही सराहनीय रहा है। आप सभी जो भी उपस्थित हैं हमारे साथ, मैं तहे दिल से सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे बीच में रितम उपाध्याय हैं, जो श्री अरविंद के जीवन का आरंभ, उनके जीवन के आरंभिक पक्ष को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगी। उनके बाल्यकाल से लेकर उनके इंग्लैंड प्रवास तक का समय। सुश्री रितम उपाध्याय रतलाम केंद्र से जुड़ी हैं और बचपन से ही श्री माँ और श्री अरविंद के प्रति जागरूक रही हैं। उनका जीवन उनकी शिक्षाओं के साथ ही गठित हुआ है। वे शिक्षिका भी हैं और अंग्रेजी भाषा के साथ उनका एक विशेष लगाव रहा है, जिसमें उन्होंने साहित्यिक अभिरुचि पाई है। साहित्य के साथ ही वे कलाप्रिय भी हैं और ये मानती हैं कि कोई भी कला ईश्वर की तरफ मुड़ने का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। उनके चित्रों की प्रशंसा बहुत सुनी गई है और उन्होंने कई चित्र प्रदर्शनियां भी आयोजित की हैं, जो कि बड़ी सराहनीय रही हैं। स्नातकोत्तर के बाद उन्होंने श्री अरविंद एजुकेशन सोसाइटी पौंडीचेरी में भी काम किया और उनसे जुड़ी। साथ ही रतलाम में रहकर वे श्री अरविंद साहित्य पर शोध कार्य भी करती रही हैं। रितम उपाध्याय श्री माँ और श्री अरविंद से जिस तरह से जुड़ी हुई हैं, आज उन्हें यहाँ पे देखकर हमें बहुत हर्ष है। और अब हम अपने कार्यक्रम की बागडोर उनके ही हाथों में देते हैं, ताकि अधिक से अधिक समय उन्हें प्राप्त हो सके और उनके विचार श्री अरविंद के बाल्यकाल से लेकर उनके इंग्लैंड प्रवास तक के जीवन को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। सुश्री रितम उपाध्याय जी, नमस्कार। नमस्कार। नए वर्ष का अभिनंदन, नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को। दिल्ली आश्रम का सर्वप्रथम बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने श्री अरविंद के जीवन परिचय को लेकर ये वार्ता श्रृंखला आरंभ की है। और विशेष धन्यवाद और कृतज्ञता मेरे मन में कि इसका सौभाग्य सबसे पूर्व मुझे मिला है। श्री अरविंद जन्मोत्सव के 150 वर्ष होने पर हम आगामी वर्ष में इस उत्सव को मनाने वाले हैं, किंतु तैयारियां अभी से आरंभ हो गई हैं और ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम सब मिलकर इस आनंद का लाभ ले रहे हैं और नित्य निरंतर उस और
बढ़ रहे हैं। श्री अरविंद के जीवन के विषय में जानने के लिए ऊपरी बातें तो हम सब जानते हैं। किन वर्षों में किस क्रम से उनके जीवन में क्या कुछ घटित हुआ है, ये सबको विदित है। और विशेष बात कि जब श्री अरविंद से उनकी जीवनी लिखने के विषय में किसी ने पूछा, अनुमति लेने की बात थी, तो श्री अरविंद ने कहा कि यह सब इतना सरल नहीं है। सबसे पूर्व तो वो कहते हैं कि क्या सचमुच में इसकी आवश्यकता है। और तब मैं सोचती हूँ हम उन्हीं के शब्दों को पढ़ते हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं, It would be only myself who could speak of things in my past, giving them their true form and significance. और सत्य है, श्री अरविंद स्वयं अपने विषय में जो कुछ कह सकते हैं उतनी स्पष्टता के साथ में और उसके गहन अर्थ के साथ में, उसके संकेतों के साथ में और कौन भला कह सकता है। श्री अरविंद तब फिर कहते हैं, I see that you have persisted in giving a biography. Is it really necessary or useful? The attempt is bound to be a failure, because neither you nor anyone else knows anything at all of my life. It has not been on surface for man to see. और एक जगह श्री अरविंद लिख रहे हैं एक और उत्तर में, But why write my biography at all? Is it really necessary? In my view, a man's value does not depend on what he learns, or what his position or fame, or what he does, but on what he is and inwardly becomes. और श्री अरविंद के इन शब्दों से बहुत स्पष्ट है कि जितना कुछ हमारे पास उनकी जीवनी के रूप में है उसका बहुत स्पष्ट संकेत, उसके अर्थ, उसका घटनाक्रम और उसकी सटीक जानकारी हमें श्री अरविंद के स्वयं के शब्दों में मिल सकती है, ऑन हिमसेल्फ, जहाँ पर कि ये कलेक्शन है, कंपाइलेशन है उन पत्रों का, विशेष करके जो श्री अरविंद ने अपने शिष्यों को उनकी जिज्ञासाओं के प्रत्युत्तर में दिए। वहाँ पर श्री अरविंद के विषय में पढ़कर हम जान सकते हैं कि वास्तव में उनके बचपन से लगा के और आगे के जीवन में किस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, और उन सभी घटनाओं का अपना जो एक गंभीरतर अर्थ है वो वहाँ पर स्पष्ट होता है। तब भी श्री अरविंद के विषय में और विस्तृत रूप से जो जीवनियाँ लिखी गई हैं, बहुत आरंभ में श्री A.B. पुराणी, दिलीप कुमार रॉय स्वयं और श्री K.R. श्रीनिवास अयंगार, इन लोगों ने जो जीवनियाँ लिखी हैं, अयंगार की जीवनी में मैं पढ़ती हूँ कि उन्होंने श्री अरविंद के सम्मुख से रखा था। श्री अरविंद ने उसमें जो कुछ करेक्शंस करने थे या कहीं पर कोई बदलाव करना था वो सब कुछ देखा, और साथ ही साथ श्री अरविंद ने उसे अप्रूव भी किया है। और वहाँ पर अयंगार जी याद करते हैं कि कैसे वो दिल्ली आश्रम में रहे हैं और कैसे जौहर साहब ने उनको बहुत ध्यान से और व्यवस्था के साथ वहाँ रखा है, और कई सारे चैप्टर्स इस पुस्तक के उन्होंने वहीं रह के लिखे हैं। तो मैंने विशेष करके जो तथ्य हैं वो उसी पर आधारित करके और एकत्रित किए हैं आज की वार्ता के लिए। और ये पुस्तक है श्री अरबिंदो बायोग्राफी एंड हिस्ट्री। ये जीवनी जो है इसमें उन्होंने पुराणी जी के जो लिखी हुई जीवनी है उससे भी सहायता ली है, और निश्चित रूप से श्री अरविंद आश्रम के जो पुराने सदस्य रहे हैं, नलिनीता हैं, इन सब से भी उन्होंने समय समय पर सहायता ली है। अब हम इससे आगे अब उस घटनाक्रम की ओर चलें तो श्री अरविंद का जन्म हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1872, और समय है ब्रह्म मुहूर्त का।
और वो समय है 4:50 5 बजे के आसपास, जब उषा ब्रह्म मुहूर्त में अपनी सुनहरी चुनरी को लेकर पूरे इस आकाश को सुनहरे रंग से रंग चुकी हैं। और इस समय में याद आती है ऋग्वेद की एक सुंदर ऋचा जो उषा की प्रार्थना है, और उषा की उस स्तुति में श्री अरविंद के जन्म का ये आनंद भी हम देख सकते हैं। वो ऋचा जो है वह है महेनो अद्य बोध्ययोषो राये दिवित्मति यथा चन्नोय बोधय सत्यश्रवसि वाये सुजाते अश्वसूनृते। हे उषा सुंदरी, देवलोक का स्वर्णिम प्रकाश लेकर तू पृथ्वी पर उतर। जन जन की चेतना में सुप्त देवांशों को जागृत कर। सूर्य के जन्म का यह पर्व फिर द्वार पर खड़ा है। हे सुजाते, तेरी मधुर वाणी में दिव्य अश्वों के पदचाप ध्वनित हैं। और सचमुच में अतिमानस के सूर्य के जन्म का यह पर्व है, यह फिर से द्वार पर आकर खड़ा हुआ है। और 15 अगस्त 1872 को ब्रह्म मुहूर्त में श्री अरविंद का जन्म हुआ है। श्री अरविंद का जन्म हुआ और उसके थोड़ा सा पीछे की ओर पहले हम लोग जाकर देखें तो कलकत्ता से कुछ दूर पर कौननगर करके एक स्थान, जो अब तो निश्चित रूप से कलकत्ता का अपना भाग बन चुका होगा, कुछ ही किलोमीटर दूरी पर, तो वहाँ के जो जमींदार थे काली प्रसाद घोष, वो अपनी पत्नी कैलाश वासिनी के साथ वहाँ पर रहते थे। और उनके पुत्र हुए हैं कृष्णधन घोष। कृष्णधन घोष और जिस समय में परिवार में आए हैं तब तक एक विडंबना ये हुई कि वो परिवार जो जमींदार परिवार था, जिनके पास रहने के लिए एक बहुत बड़ा बंगला था, किंतु आर्थिक निर्धनता उस समय उपस्थित हो गई थी। और इस कारण से कृष्णधन घोष, जो स्वयं एक मेधावी छात्र थे और बहुत पढ़ना चाहते थे, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते थे, उनके लिए धन के अभाव के कारण ये उन्हें लग रहा था कि अब वो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। किंतु उनके मित्र थे जिन्होंने उनकी सहायता की, और उन मित्रों की सहायता से उन्होंने उस पढ़ाई को पूरा किया। और उसके बाद में उनका विवाह हुआ है ऋषि राजनारायण बोस की पुत्री स्वर्णलता देवी से। और ऋषि राजनारायण बोस जो हैं, उनके विषय में हम लोग देखें तो वे उस समय के समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों में से माने जाते हैं। और वे अयंगार जी स्वयं लिखते हैं कि वो एक ही वॉज एन अर्ली सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड द वेस्ट। और इसके साथ ही साथ जो है वो हम देखें तो 1961 की मदर इंडिया जो पत्रिका आश्रम से प्रकाशित होती है, उसके दिसंबर वाले अंक में एक जगह उनका उल्लेख आता है। और उस उल्लेख में ये कहा गया है कि द मिलिटेंट डिफेंडर ऑफ हिज कंट्री, द ओलंपियन चैंपियन ऑफ ट्रूथ एंड द रूथलेस एंटागोनिस्ट टू शैम। तो इस तरह का उनका अपना व्यक्तित्व रहा है। यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ टैगोर वो भी कहा करते थे कि वॉट एवर फॉल्स फ्रॉम द लिप्स ऑफ राजनारायण बाबू क्रिएट्स अ ग्रेट सेंसेशन इन द कंट्री। तो इस तरह का उनका अपना व्यक्तित्व। और वे राजनारायण बोस, उनकी जो बेटी हैं, उनके साथ में डॉक्टर कृष्णधन घोष का विवाह हुआ, स्वर्णलता देवी, और वे स्वयं भी अपने आप में बहुत सुंदर थीं। विवाह के बाद जब अपने पति के साथ रंगपुर में रही हैं तो वहाँ पर तो उन्हें रोज ऑफ रंगपुर ये कहा जाता था। यही प्रमाण है कि वो स्वयं कितनी सुंदर रही होंगी। कृष्णधन घोष भी बहुत सुंदर थे और बहुत मधुर व्यक्तित्व उनका था, और साथ ही साथ बड़े उदार चित्त और बड़े मिलनसार व्यक्ति। राजनारायण बोस से एक बार किसी अंग्रेज ने कहा था कि कृष्णधन घोष जैसा मीठा चेहरा मैंने और नहीं देखा। तो इस तरह के व्यक्ति थे। वे धार्मिक नहीं थे किंतु मानवतावादी थे। धार्मिक नहीं थे और साथ ही साथ उनके भीतर में भारतीय संस्कृति के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं थी। वरन वे ये चाहते थे कि वो जब उनका परिवार है और उनकी अपनी संतानें हैं तो वो किसी भी तरह से भारतीय संस्कृति का कोई प्रभाव उनके ऊपर ना पड़े। और इसीलिए जब विनय भूषण, मनमोहन, श्री अरविंद ये आ गए हैं
उनके परिवार में जन्म लिया है, तो वे चाहते थे कि घर में जो है पूरी तरह से, और निषिद्ध ही था, बांग्ला भाषा बिल्कुल नहीं बोली जाएगी, केवल अंग्रेजी भाषा में ही वार्तालाप होगा। इसीलिए श्री अरविंद का जब नामकरण हुआ है तो श्री अरविंद के नामकरण के साथ में, क्योंकि उस समय में एनेट एक्रॉयड नाम की एक महिला जो थी, अंग्रेज महिला, वो भी वहाँ उपस्थित थी, तो कृष्णधन घोष ने उनके नाम के साथ अरविंद एक्रॉयड घोष, इस तरह से उनका पूरा नामकरण किया। और ये एक्रॉयड वर्ड जो है वो उनके नाम के साथ में जुड़ा ही रहा, माने उनकी सरनेम और नाम के बीच में। और कृष्णधन घोष जो है वो सिविल सर्जन थे, प्रसिद्ध सिविल सर्जन हुए उस समय में, और भागलपुर, रंगपुर और खुलना, इन 3 जगहों पर वो रहे। और उदारता इतनी थी और उनके भीतर कुछ करने का एक जोश भी हुआ करता था कि जहाँ जहाँ वो रहे हैं उन जगहों की उन्होंने लगभग तस्वीर ही बदल दी। खुलना में उन्होंने इतना कुछ काम किया कि बाद में जब वो वहाँ थे, उनके जाने के बाद में, तो वहाँ पर उनके नाम से वहाँ के लोगों ने एक पूरा विद्यालय बनाया, और उनका वहाँ पर टाउन हॉल में एक पूरी बड़ी तस्वीर वहाँ पर लगाई गई। तो इससे प्रमाणित होता है कि उन्होंने कितना कुछ काम वहाँ के लिए किया होगा। वे बहुत मधुर स्वभाव के थे, उदार थे। और आगे जाकर कर्मयोगी में हम श्री अरविंद के शब्दों में ही पाते हैं कि वे किस तरह के थे। श्री अरविंद लिखते हैं, कीन ऑफ इंटेलेक्ट, टेंडर ऑफ हार्ट, इम्पल्सिव एंड जनरस ऑलमोस्ट टू रेकलेसनेस, regardless of his own wants, but sensitive to the sufferings of others. This was the inventory of the character of Dr. Krishnadhan Ghosh. ये श्री अरविंद स्वयं अपने पिता के विषय में लिख रहे हैं, और ये उनका परिचय है कि किस तरह के पिता से ऐसे पुत्र आए हैं। अब चूंकि उनके भीतर ये बात थी और अंग्रेजी सभ्यता से बहुत प्रभावित, तो कृष्णधन घोष चाहते थे कि उनके बच्चों पर किसी भी तरह से भारतीय संस्कृति का प्रभाव ना पड़े। घर पर भी उन्हें इसीलिए एक आया उन्होंने वहाँ पर रखी थी, मिस पैकेट, और वो उनका ध्यान रखती थी बच्चों का, उनके साथ अंग्रेजी में वार्तालाप करती थी। हाँ, उसके साथ में बांग्ला तो बच्चों को नहीं आती, लेकिन वहाँ पर जो उनका खानसामा था और बाकी जो नौकर थे वो आपस में, क्योंकि हिंदुस्तानी हिंदी में बात किया करते थे, तो बच्चों को थोड़ी बहुत हिंदुस्तानी जरूर बोलना आ गई थी। इसके अतिरिक्त जब वे छुट्टियों में अपने नाना के पास, राजनारायण बोस, उनके पास जब जाते थे, तो वहाँ पर बांग्ला भाषा का जो उसकी मधुरता है और उसका जो सौंदर्य है, वहाँ पर उन बच्चों को देखने को मिला। फिर ये हुआ है कि 1877 तब इन सभी बच्चों को, तीनों को 5 वर्ष की आयु जब श्री अरविंद की थी, उस समय में तीनों भाइयों को कृष्णधन घोष ने दार्जिलिंग के स्कूल में, लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, और वहाँ पर इन तीनों बच्चों को भेज दिया। वहाँ पर 2 वर्ष वे रहे हैं। उस समय का एक जो विशेष अनुभव श्री अरविंद लिखते हैं बाद में, कि वहाँ उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि एक बड़ा गहन अंधकार, एक तरह का तमस श्री अरविंद के ऊपर छा गया, और जैसे उसने उन्हें अपने भीतर लपेट लिया। और श्री अरविंद कहते हैं कि ये लगभग पूरे समय आगे उनके बना रहा, जब तक कि वे लौटकर यहाँ से, जब वो इंग्लैंड गए हैं, वहाँ से वापस लौटे हैं, तब तक उनके साथ ही रहा है। और जब वो वापस आए हैं तब जाकर ये अंधकार उनसे अलग हुआ है, दूर हटा है। इसके बाद 1879 में, 1879, तब फिर डॉक्टर कृष्णधन घोष, जब वे रंगपुर के सिविल सर्जन थे, तो उस समय में वहाँ के जो एक मजिस्ट्रेट थे, मिस्टर ग्लेजियर, इनके कजिन मैनचेस्टर में थे, और उनसे इस संबंध में उन्होंने बातचीत की। और क्योंकि कृष्णधन घोष चाहते थे कि अब बच्चे जो हैं वो बाहर जाकर पढ़ें, और क्योंकि वो उन्हें भारतीय परिवेश से, उसकी संस्कृति से भी दूर करना चाहते थे, पूरी तरह से वे अंग्रेजी संस्कृति में रह सके, तो इसके लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि इन्हें इंग्लैंड भेजा जाए। और फिर इसके बाद जो इनके कजिन थे मिस्टर ग्लेजियर के, मिस्टर विलियम ड्रेविट, तो उनके पास में इन तीनों बच्चों को रखा जाए, ये तय हुआ। तो डॉक्टर कृष्णधन घोष अपने पूरे परिवार को लेकर, तब तक उनकी बेटी
सरोजिनी वो भी आ चुकी हैं। तो इन सभी को लेकर वे वहाँ पर गए मैनचेस्टर, और वहाँ उन्होंने अपने तीनों बच्चों को उन्हें सौंप दिया कि अब ये आपके पास रहेंगे, और ये निश्चित हुआ कि किसी भी प्रकार से भारतीय संस्कृति का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ने दिया जाएगा। पूरी तरह से केवल जो है वो अंग्रेजी सभ्यता ही उन्हें सिखाई जाएगी, और वही भाषाएं, वही तौर तरीका जीवन का। तो वे तीनों ही बच्चे वहाँ रहे। उसके बाद में डॉक्टर कृष्णधन घोष जो हैं वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर लंदन आ गए, और लंदन में उनके चौथे पुत्र, 5वें बालक का जन्म वहाँ पर हुआ, और वहाँ उन्होंने उसका नाम रखा है इमैनुअल, क्योंकि वो नाम भी अंग्रेजी होना चाहिए। वही इमैनुअल जो है वो आगे जाकर बारिंद्र कुमार घोष, महान क्रांतिकारी, उस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, शेरविन के छोटे भाई। तो उनका जन्म वहाँ हुआ था। वे वहाँ से वापस लौटे, और यहाँ मैनचेस्टर में जो है वो विनय भूषण, मनमोहन और शेरविन, ये तीनों ही मिस्टर ड्रेविट के फैमिली में, जहाँ उनकी माँ थी और पत्नी थी और वे स्वयं, उनके साथ वहाँ पर रहने लगे। वहाँ उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो रही थी, और ये जो थे दोनों बड़े भाई, उन्हें तो मैनचेस्टर की ग्रामर स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया गया, किंतु शेरविन को अभी उन्होंने स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि मिस्टर ड्रेविड की जो पत्नी थी वो, उनका ये कहना था कि ये बहुत कोमल सा, नाजुक सा छोटा बच्चा है, अभी इसे हम घर पर ही पढ़ाएंगे। तो मिस्टर ड्रेविड जो थे उन्होंने शेरविन को जो है वो लैटिन, और उसके साथ ही साथ जो है वो लैटिन पढ़ाते थे, और उनकी जो पत्नी थी वो उन्हें ज्योग्राफी, मैथ्स, मैथमेटिक और फ्रेंच ये पढ़ाया करती थी। तो अंग्रेजी और लैटिन वो मिस्टर ड्रेविड से सीख रहे थे, और वे स्वयं अपने आप में एक अच्छे स्कॉलर थे। इस समय में होता यह था, क्योंकि उन्हें घर पर ही रहना था, सारी शिक्षा दीक्षा घर पर हो रही थी, तो उनके पास पढ़ने के लिए बहुत समय होता था, और बहुत समय होने के कारण उस समय में उन्होंने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं। बाइबल पढ़ ली है, शैली को पढ़ा है, और कीट्स को पढ़ा है, और उन सब चीज़ों ने, वो इतनी सुंदर कविताएं हैं, उन सब ने उन्हें निश्चित रूप से बहुत प्रभावित किया है। और उस समय में उन्होंने छोटी छोटी कविताएं लिखना भी आरंभ कर दी हैं, और वहाँ फॉक्स वीकली करके एक जो पत्र निकलता था, उसके लिए वो लिखा करते थे। और इसके साथ ही एक घटना वहाँ पर हुई कि मिस्टर ड्रेविड की जो माँ थी, उन्हें शेरविन बहुत पसंद थे, और वो चाहती थी कि शेरविन को जो है वो क्रिश्चियन बना दिया जाए। मिस्टर ड्रेविड से उन्होंने कहा कि हमें इसे क्रिश्चियन बनाना चाहिए। तो उनका कहना था कि हमें इनके पिता से इसकी जो है अनुमति लेना चाहिए, और उन्होंने कृष्णधन जी से इसके विषय में बात की। कृष्णधन जी ने कहा कि नहीं, अभी ये बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके बाद में फिर हम इसे क्रिश्चियन बना सकते हैं। अब जो दादी माँ थी, उनको थोड़ी त्वरा थी उनके भीतर, उनका मन था कि नहीं, ये काम तो बहुत शीघ्र हो जाना चाहिए। एक दिन वे शेरविन को लेकर एक चर्च में गई, और वहाँ जाकर वहाँ पर प्रार्थना और जो कुछ भी होना था वो सब कुछ हुआ। उसके बाद भी वो वहाँ पर रुकी। जब बाकी लोग जाने लगे, तब फिर वे वहाँ पर किसी एक पादरी के पास में गई, और वहाँ जाकर उससे कुछ बात की। शेरविन अपने स्थान पर बैठे हुए थे। ये सारा वर्णन शेरविन बताते हैं। उनकी आयु लगभग 10 वर्ष है उस समय। और उसके बाद में फिर वो महिला फिर से आकर उनके पास में बैठ गई हैं। कुछ देर के बाद में वो व्यक्ति आता है और शेरविन से बहुत सारे प्रश्न पूछता है। शेरविन उनमें से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। शेरविन वैसे भी स्वभाव से बहुत शर्मीले, संकोची थे, और किसी भी बात का उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या तुम्हें कोई प्रार्थना करनी आती है? अब चूंकि ये एक क्रिश्चियन फैमिली का भाग थे उस समय में, और तीनों ही भाई जो हैं उनके लिए एक नियम था, हर दिन उन्हें एक प्रार्थना करनी होती है। तो शेरविन लिखते हैं कि हम बहुत यांत्रिक ढंग से उस प्रार्थना को किया करते थे। वही प्रार्थना शेरविन ने वहां पर चर्च में उस व्यक्ति को सुना दी, और वो बड़ा प्रसन्न हुआ, और उसने कहा ही इज सेव्ड, ही इज सेव्ड, उद्धार हो गया इसका। और दादी माँ भी प्रसन्न कि चलो ये क्रिश्चियन बन गया। उसके बाद में उन्होंने उन्हें ले जाकर कई सारे गिरजाघरों में दर्शन करवाए, कहीं कहीं ले जाकर फिर वो उन्हें घर लेकर आई। इसके कारण किसी एक माने गलतफहमी का जन्म हुआ कि शेरविन क्रिश्चियन हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। शेरविन तो स्वयं लिखते हैं कि ये अपने आप में एक घटना थी, और इस तरह का कोई विशेष उसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि हम देखें कि शेरविन किसी भी धर्म से ऊपर है।
और धर्म क्यों, वो तो संसार के लिए धर्म से आगे अब अध्यात्म का युग लेकर आए हैं। श्रीअरविंद कहते हैं कि धर्म का युग अब समाप्त हो रहा है और अब अध्यात्म का युग आरंभ हो चुका है। तो पूरी मानव जाति का उत्थान करने, उसे और ऊंचे धरातल पर उठा ले जाने के लिए, उस धर्म का वहन करने के लिए श्रीअरविंद आए हैं। अब वहाँ पर ये सारे अध्ययन करते हुए उसके आगे हुआ ये कि मिस्टर डेविड्स जो थे वो किसी एक चर्च के साथ संबद्ध थे और वहाँ किसी विवाद के चलते वो अपनी पत्नी को लेकर ऑस्ट्रेलिया चले गए। और अब चूंकि अब ये तीनों बच्चे और उनकी माँ वहाँ पर अकेले थे, तो अब करना क्या था, मैनचेस्टर से ये शिफ्ट हुए हैं लंदन। और लंदन में आने के बाद में फिर मिस्टर डेविड्स भी वहाँ उनके साथ थे और वहाँ लंदन में स्टीफेंस एवेन्यू यहाँ पर आकर ये लोग रहे हैं। और इस जगह पर जो एक घर था उसमें अब माँ और वो तीनों रहने वाले थे। यहाँ पर उन्हें सेंट पॉल स्कूल जो था वहाँ पर मिस्टर डेविड लेकर गए हैं और वहाँ ले जाके, और सितंबर ये 1884 की बात है, और तब से लगा के और दिसंबर 1889 तक वो वहाँ रहे। अब वहाँ पर मिस्टर वॉकर नाम के जो हेडमास्टर थे स्कूल के, उनके साथ जब श्रीअरविंद की बातचीत हुई, श्रीअरविंद का एक तरह से उन्होंने जो इंटरव्यू लिया होगा, तो वो बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि लैटिन पर जिस तरह का अधिकार श्रीअरविंद का हो चुका था वो देखने लायक था। और तब उन्होंने स्वयं ये तय किया कि मैं इस बालक को ग्रीक पढ़ाऊंगा। और उसके बाद श्रीअरविंद उस विद्यालय का भाग बने और मिस्टर वॉकर ने उनको बड़ी तेजी के साथ ऊपर की कक्षाओं में पहुंचा दिया। ये पहली स्कूलिंग थी श्रीअरविंद की। और इसके साथ ही साथ दूसरी एक घटना वहाँ पर हो गई। ये हुआ कि घर में, चूंकि अब वो महिला जो थी मिस्टर डेविड्स की मदर, वो तीनों बच्चों को हर दिन बैठकर बाइबल पढ़वाती थी। विनय भूषण बाइबल पढ़ते थे, वे एक्सप्लेन करती थी और बाकी दोनों बच्चे बैठकर सुनते थे। अब एक दिन किसी एक वर्णन के साथ में मनमोहन ने एक ऐसी प्रतिक्रिया दे दी, कुछ ऐसा कह दिया कि जो वो वृद्ध महिला सहन नहीं कर पाई और उन्होंने कहा कि ये है नास्तिक और अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। और वो घर छोड़कर अब चली गई। अब तीनों बालक बड़े खुश इसलिए कि चलो एक तरह के बंधन से मुक्ति मिली। अब कुछ भी कहा जाए तो उनके ऊपर एक तरह का एक लादा हुआ सा ये कल्चर था और ये उनकी अपनी रुचि की एक चीज़ नहीं रही होगी। तो तीनों इस बात से प्रसन्न है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अब आर्थिक कठिनाई, क्योंकि अभी तक जो है वो ये जो महिला थी वो उनके खर्चे से इन बच्चों का भी व्यय उठाया करती थी। कारण ये था कि आरंभ में तो डॉक्टर कृष्णधन घोष जो है वो वार्षिक जो है एक राशि भेजा करते थे जिससे इनका खर्च चल सके। धीरे धीरे वे इसे भेजने में जो है वो अनियमित हो गए। कभी वो राशि पहुंचती है, कभी बहुत देर से पहुंचती। इस कारण से अब ये कठिनाइयां आरंभ हुई। और यहाँ स्थितियाँ ऐसी इसलिए हुई कि यहाँ पर जो उन स्वयं जो हैं वो बड़े उदार चित्त हैं और जो भी कोई आएगा, श्रीअरविंद लिखते हैं एक और जगह कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके पास कोई कुछ मांगने आया हो डॉक्टर कृष्णधन घोष के पास और खाली हाथ चला गया हो। वो सदैव उसकी सहायता करेंगे, कभी किसी को निराश नहीं करेंगे। अब इस उदार स्वभाव के चलते उनके पास मुश्किल से ही कुछ बचता था। अपनी संतानों को भी इस कारण से उन्होंने अभाव में रखा एक तरह से, और वे नहीं समय पर भेज पाते थे उन्हें धनराशि। और अब इस कारण से जो है वो मनमोहन किसी एक लॉजिंग में गए हैं। फिर विनय भूषण और श्रीअरविंद जो हैं वो किसी और जगह पर शिफ्ट हुए हैं। क्रॉमवेल रोड पर कोई एक घर था, वहाँ पर शिफ्ट हो गए और वहाँ से फिर कैम्पस्फोर्ट गार्डन्स जो हैं अर्ल्स कोर्ट, वहाँ पर शिफ्ट हुए साउथ कैनिंगस्टन में और लगभग 1 वर्ष तक फिर वहाँ रहे हैं। तो ऐसे कई सारी जगह पर बदलते बदलते वो लोग अपना जो है वो क्रम चला रहे थे। अब इस समय में सेंट पॉल स्कूल में उनकी पढ़ाई जारी थी और इस अध्ययन में उन्होंने वहाँ की जो माने उनका वहाँ का जो क्लासिकल और मॉडर्न लिटरेचर था उसका बहुत गहन अध्ययन श्रीअरविंद ने किया। और गहन अध्ययन और उसके साथ ही साथ क्योंकि वो अपने आप में सचमुच में बहुत विलक्षण विद्यार्थी रहे हैं तो उन्होंने कई सारे प्राइजेस वहाँ पर जीते। तो बटरवर्थ का कोई कंपटीशन है उसमें 2nd प्राइज़ उन्होंने जीता है। फिर ब्रेडफोर्ड हिस्ट्री प्राइज़ उन्हें मिला है
और इस तरह से और भी कई जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं उन्होंने डिबेट्स में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस छोटी आयु में ही एक तो इनकंसिस्टेंसी ऑफ स्विफ्ट्स पॉलिटिकल व्यूज, स्विफ्ट जो जोनाथन स्विफ्ट वहाँ पर, और फिर मिल्टन के ऊपर कोई एक डिबेट है। अब वो उस तरह के ये अपने डिबेट्स में भी शेरविन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच लिटरेचर तो वो पढ़ ही रहे थे आरंभ से, मिस्टर डेविड की पत्नी उनको पढ़ा रही थी फ्रेंच, और इंग्लिश और लैटिन जो है वो मिस्टर डेविड पढ़ा रहे थे, ग्रीक बाद में उन्होंने मिस्टर वॉकर से पढ़ी है। उसके साथ ही साथ इटालियन, जर्मन, स्पेनिश, ये सब कुछ उन्होंने पढ़ा, इन सारी भाषाओं का अध्ययन। और भाषाओं का ही अध्ययन है, उसके साथ साथ उन भाषाओं, ये भाषाएं जिन देशों से हैं, जिन जगहों से हैं, उन जगहों की जो है वो उनका इतिहास, उनका सांस्कृतिक इतिहास विशेष करके, और ये सब साहित्य, ये सब कुछ उनके भीतर उस समय में गया है। और इसने आगे आने वाले एक विलक्षण साहित्यकार का जो है वो एक आधार वहाँ पर निश्चित रूप से तैयार हुआ है। अब इस समय में कोई सपोर्ट घर से धीरे धीरे पैसे आने ही बंद हो गए और कोई सपोर्ट रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि शेरविंद की जो माँ थी स्वर्णलता देवी, उनको किसी एक तरह के मानसिक असंतुलन के चलते उन्हें किसी एक विशेष उपचार के लिए किसी एक जगह पर रखा गया। और डॉक्टर कृष्णधन घोष थे, वो भी एकाकी हो गए, तो उनका भी जीवन थोड़ा असंतुलित सा होने लगा। और इन सब के चलते उन्होंने वहाँ पर धनराशि भेजना अपने तीनों पुत्रों को बिल्कुल बंद कर दी। इस समय में शेरविन क्योंकि एक तरह की स्कॉलरशिप, सीनियर क्लासिकल स्कॉलरशिप उन्हें मिलना आरंभ हो गई थी, क्योंकि उनका एक ऐसा एक्सेलेंस था, तो उसके कारण उन्हें पर ईयर एक कोई अमाउंट जो था उसका वो मिलता था। और उसके कारण थोड़ी बहुत स्थितियाँ सुधरी तो उस स्थिति में कह सकते हैं कि बस वो अपना किसी तरह से चला पा रहे थे। माने शेरविन लिखते हैं कि वो अपने आप में ग्रेटेस्ट सफरिंग और पॉवर्टी का एक टाइम था। एक वर्ष तो लगभग सुन के भी पढ़ के मन द्रवित होता है कि लगभग एक वर्ष तक सुबह के समय केवल एक कप चाय और उसके साथ एक या दो स्लाइस या सैंडविच, और शाम को भी कुछ इसी तरह का खा के एक वर्ष लगभग उन्होंने इसी तरह से निकाला है। और उस कड़ाके की ठंड में शेरविन के पास में एक गर्म ओवरकोट तक नहीं था लंदन में, तो ऐसी स्थितियां भी थी। अब उस समय में जो है वो विनय भूषण ने भी कहीं पर नौकरी की। मनमोहन जो थे वो उन्होंने क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड में एक स्कॉलर और एक पोएट की तरह ज्वाइन करके रखा था। और आर्थिक तंगी तो अपने आप में बनी ही हुई थी। और कई बार ऐसा हुआ कि शेरविन को, वो छोटे थे इन दोनों भाइयों से, तब भी इन दोनों बड़े भाइयों का ख्याल भी कई बार शेरविन को ही रखना हुआ है आर्थिक दृष्टि से। अब यहाँ ये हुआ है कि शेरविन जो है वो क्योंकि उनका विशेष ध्यान अपने अध्ययन में था, कविताएं पढ़ना, कविताएं लिखना, ये अपने आप में एक ऐसा उनके लिए एक माने एंगेजमेंट था कि जिसके चलते बाकी सब चीज़ों की तरफ उन्होंने कोई विशेष ध्यान दिया नहीं। बाद में भी हम लोग देखते हैं शेरविन चाहते तो अपने लिए एक ऐसी विपुलता आर्थिक खड़ी कर सकते थे, किंतु उन्होंने कभी इन चीज़ों को वैसा महत्व नहीं दिया। आगे जाकर बड़ौदा के समय में कैसी एक नौकरी है जिसको वो छोड़ के बड़े सरलता से और आगे के कर्म के लिए चले जाते हैं। उस समय में शेरविन ने शेले की रिवोल्ट ऑफ इस्लाम पढ़ी। शेले जो कवि हुए हैं, तो उनकी इस कविता को जब उन्होंने पढ़ा, भी किशोर वय का मन, और शेरविन लिखते हैं कि बहुत अच्छे से समझे बगैर ही वो इतना प्रभावित हुए उससे। किंतु एक चीज़ हुई उनके भीतर की उनके भीतर भी इसी एक बात ने जन्म लिया कि मुझे भी संसार में किसी एक बड़े बदलाव के लिए कार्य करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि संसार में कुछ एक नया और सुंदर बदलाव आ सके। तो ये एक प्रभाव उनके ऊपर उस समय में शैली की उस कविता का हुआ। अब इस समय में क्योंकि वो मनमोहन के साथ रह रहे थे, उनके बड़े भाई, और मनमोहन जो है वो ये साथ बहुत अच्छा रहा उनके लिए। मनमोहन स्वयं भी कवि थे और इनके अपने कुछ मित्र थे, बनियान हैं, स्टीफन फिलिप्स हैं और आर्थर क्रिप्स हैं। ये इनकी एक मित्र मंडली थी जो सब कवि लोग थे, और इन सभी ने मिलके और 1890 में एक कलेक्शन प्राइमवेरा, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स था जो पब्लिश किया था।
और उस समय में श्रीअरविंद का लिखा हुआ, मैंने ट्रांसलेट किया हुआ एक ग्रीक से एक ट्रांसलेशन, एक पैसेज का जो बिनियन थे उन्होंने देखा, इनके मित्र ने, मनमोहन के, और उन्होंने कहा कि ये बहुत सुंदर लिखता है और श्रीअरविंद को लिखना चाहिए, ये शुड राइट मोर एंड मोर पोइट्री। और ये अपने आप में एक ऐसा एनकरेजमेंट, एक ऐसा उत्साहवर्धन श्रीअरविंद के लिए रहा कि उन्होंने इसे अपने लगभग फुल टाइम एंगेजमेंट की तरह लिया और उन्होंने कविताओं के लिए निश्चित रूप से इससे उन्हें एनकरेजमेंट और प्रेरणा मिली होगी। फिर इसके बाद में ये जो सेंट पॉल स्कूल के आखिरी जो 2 साल थे, तो वहाँ पर उन्होंने इसी समय में ये कैम्ब्रिज का जो अपना एक वो है, तब उन्होंने रजिस्टर करवाया है खुद को इंडियन सिविल सर्विस के लिए। अब ये स्कॉलरशिप तो उनको मिल ही रही है उस समय में, और उसके साथ ही साथ इंडियन सिविल सर्विस में जब उन्होंने रजिस्टर करवाया है स्वयं को, तो हुआ ये है कि उन्होंने कोच भी नहीं था, कोई कोच की उन्हें आवश्यकता भी वास्तव में नहीं थी, क्योंकि इस दौरान अभी तक उन्होंने जिस तरह से यूरोपियन संस्कृति को समझा है और वहाँ की सभ्यता को देखा है, वहाँ के इतिहास को समझा है, भूगोल, सब तरह का ज्ञान उनके पास में था। उसके साथ ही साथ वो अनभिज्ञ नहीं थे कि भारतीय पटल पर क्या कुछ चल रहा है, वहाँ राजनीति के क्षेत्र में क्या हो रहा है, वहाँ का समाज इस समय कैसा है, वहाँ के साहित्य का भी उन्हें कुछ जो है वो अनुभव उस समय में आया। उसके साथ साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें उनके मन पर आने लगी, ऐसा प्रभाव उनके ऊपर आने लगा कि वो किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ नहीं थे। अब वो भारतीय संस्कृति से उस तरह से दूर नहीं थे। और हुआ ये था कि इस तरफ में डॉक्टर कृष्णनंदन घोष भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी उनके जीवन में कि उससे उनके सामने जो एक तरह का आवरण अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति को लेकर बना हुआ था, वो अब धीरे धीरे छट गया, वो आवरण हट गया। वो छलना जो उनके मन में थी, मन पर बनी हुई थी, वो अब दूर हो गई। और वहाँ से अब वो बंगाली जो पत्र था उससे उद्धरण लेकर और भारतीय संस्कृति के पक्ष में जो कुछ हुआ करती थी बातें, वो श्रीअरविंद को भेजा करते थे और ये भाई वहाँ पर पढ़ा करते थे। और वे भी अब समझ चुके थे कि उनके पिता जो हैं वो अब अंग्रेजी सभ्यता के नहीं वरन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पक्षधर हैं। और इस समय में फिर जुलाई 1890 में श्रीअरविंद ने जो वो फर्स्ट फेज है वो पास किया है उसका, और 11th जो प्लेस है वो सिक्योर किया उसमें। और ग्रीक और लैटिन में तो माने रिकॉर्ड माने ब्रेकिंग जो मार्क्स हैं उनके उस समय में आए हैं। अब इस समय में किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से उनको ICS, ये वहाँ पर थे तो ICS का एक स्टाइपेंड उनको मिलना शुरू हुआ, क्योंकि परीक्षाएं उनकी पास हो गई थी, बहुत अच्छे मार्क्स से उन्होंने परीक्षा पास की थी। तो एक प्रोबेशनरी ICS की तरह उन्हें एक स्टाइपेंड मिलना शुरू हुआ। और साथ ही साथ उनको, क्योंकि क्लासिकल ट्राइपोस जो एक एग्ज़ाम थी या जो एक पूरा कोर्स होता है, तो वो भी उन्होंने पास किया था और उसकी एक स्कॉलरशिप उन्हें मिलती थी। तो ये दोनों ही चीज़ें मिलाकर और उनकी आर्थिक स्थिति अब थोड़ी ठीक हुई, किंतु ये दोनों ही चीज़ों को मेंटेन करना, बना के रखना, क्योंकि अब वो स्कॉलरशिप भी बनी रहना है और ये स्टाइपेंड भी बना रहना चाहिए, इन दोनों ही के लिए श्रीअरविंद को बहुत मेहनत करना हुई, माने बहुत लगे रहना पड़ा होगा। और सचमुच में ये उस समय में लिखा है उन्होंने कि ये अपने आप में सरल नहीं था। खास करके उनके जो एक सीनियर ट्यूटर थे G.W. प्रोथेरो, वो कहते हैं कि इट वाज नॉट इजी, माने इन दोनों ही चीज़ों को एक साथ में मैनेज करना। और इसी समय में एक ऑस्कर ब्राउनिंग नाम की व्यक्ति वहाँ पर, कि जिन्होंने ये श्रीअरविंद के क्लासिकल ट्राइपोस के जो पेपर्स हैं जो श्रीअरविंद ने लिखे हैं, तो उसके विषय में श्रीअरविंद से उन्होंने ये कहा कि मैं पिछले 13 वर्षों से पेपर्स एग्जामिन कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिखे हुए पेपर्स की तरह पेपर मैंने नहीं पढ़े, ऐसी भाषा और ऐसी समझ मैंने नहीं देखी। और ये पेपर्स उनके थे मिल्टन पर, शेक्सपियर पर। और ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि एक भारतीय छात्र वहाँ जाकर, और कई एक जगह तो ये हम पढ़ते हैं कि किसी अंग्रेज ने ये बात कही कि ये ऐसी अंग्रेजी तो खुद अंग्रेज भी नहीं लिख पाते हैं जैसे श्रीअरविंद ने लिखी है उस समय में। तो ये सब श्रीअरविंद ने किया है। इसके साथ ही साथ एक राउले प्राइज जो है वो वहाँ पर उन्हें मिला है ग्रीक इयाम्बिक, और इसी तरह की उस पर कुछ लिखने पर। ये इयाम्बिक एक मीटर होता है और
उसको उसके ऊपर उन्होंने जो ग्रीक भाषा में जिस तरह से उसका प्रयोग हुआ है उस पर ये उन्होंने लिखा है। फिर इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि इससे आगे, क्योंकि अब उन्होंने ये पास किया है ICS का एग्ज़ाम, तो उसका एक जो फाइनल फेज़ था, फाइनल फेज़ में उन्हें घुड़सवारी की एक परीक्षा पास करनी है और इसके साथ ही चौथा वर्ष जो क्लासिकल ट्राइपोस का है वो भी उन्हें देखना है। अब चूंकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये समस्या थी कि अब और वो शायद कंटिन्यू नहीं भी कर पाए, और हुआ ये कि ये जो टेस्ट है घुड़सवारी का, जो मेडिकल होना है और फिजिकल फिटनेस का एक अपना माने प्रमाण देना है, तो उसमें हुआ ये कि श्री अरविंद 4 बार उनको अवसर मिले, अगस्त से लगाकर नवंबर तक वो उन परीक्षाओं में नहीं गए। घुड़सवारी का ये टेस्ट किसी न किसी कारण से वो मिस करते रहे और अंतिम बार भी जब उन्हें अवसर मिला तब भी वो नहीं गए हैं, और क्योंकि अब उन्होंने वो टेस्ट दिया नहीं है तो इस कारण से उन्हें उस पूरी ही चीज़ से अयोग्य घोषित कर दिया गया कि अब ये व्यक्ति इस पद के योग्य नहीं है। हालांकि उनके अपने जो प्रोफेसर हैं पुराने, वो वहाँ पर कहते भी हैं कि ये अपने आप में तो कोई कारण नहीं है कि इस छोटे से कारण के लिए जो है वो श्री अरविंद को खोया जाए। भले इंडियन सिविल सर्विस जो है वो अपने आप में एक तरह की लॉस में रहेगा अगर वो श्री अरविंद जैसे कैंडिडेट को और इतने अच्छे व्यक्ति को नौकरी नहीं देता एक छोटे से कारण के लिए कि वो हॉर्स राइडिंग की उसमें टेस्ट में पास नहीं हुए या उसमें उन्होंने अपीयर नहीं किया है। अब वहाँ पर ये हुआ कि इंग्लैंड के प्रति उनकी रुचि तो कभी थी नहीं। हाँ, वहाँ की जो भाषाएं थी और उनका जो साहित्य था उसमें जो कुछ सुंदर है, आदर्श है, गहरा है, उन सभी में श्री अरविंद की रुचि रही, लेकिन इंग्लैंड के प्रति प्रेम ये उनके भीतर नहीं रहा। वहाँ से कोई लगाव या इस तरह का अटैचमेंट उन्हें हो गया हो, वो नहीं हो पाया। और उनके जो अंतिम वर्ष थे वहाँ के इंग्लैंड के, उसमें तो ये हुआ है बल्कि कि उन्होंने भारतीय जो राजनीति है उसमें बहुत रुचि लेना आरंभ किया। और उस समय वहाँ पर लोटस एंड डैगर करके एक जो संस्था थी, और एक गुप्त संस्था एक तरह से कहा जाना चाहिए, और वहाँ पर उसमें वही युवा थे भारतीय जो चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो और भारत की स्वतंत्रता के लिए जो कार्य करना चाहते थे, उनका एक समूह था। तो उनकी जो सीक्रेट मीटिंग्स होती थी, मजलिस होती थी, वहाँ श्री अरविंद गए हैं, वो अटेंड की हैं, उसके सेक्रेटरी रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने भाषण दिए हैं, और ऐसे भाषण जिन्होंने सचमुच में क्रांति के कहना चाहिए कि एक प्राण फूके हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर उन्हें लगने लगा था, वैसे तो 11 वर्ष की उम्र में ही उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा था कि उन्हें भारत जो है एक तरह का अंतर्भास था, ये उनका एक तरह का जो है ट्रांस में उन्होंने इस तरह की चीज़ अब उनको उसका अनुभव किया था कि उन्हें भारत के और विश्व के उत्थान में एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है और कुछ ऐसा करना है जीवन में जिससे कि ये सब कुछ ऊपर उठ सके और अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकल सके। और निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों ने उनकी अपनी चेतना में कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ होगा और उसका पोषण भी वहाँ पर हो रहा था। अब ये हुआ है कि बाद में जब घुड़सवारी के इसके चलते उसमें असफल होने के कारण उन्हें अब ना तो वे ICS में जा पाएंगे, आर्थिक तंगी के चलते वे अब क्लासिकल ट्राइपोस का अगला जो वो है ईयर उसमें भी नहीं अपीयर हो पाएंगे। तो अब वे चाहते थे कि वे भारत लौटें, और भारत लौटने के लिए उस समय में उनके एक मित्र थे जेम्स कॉटन, और उन्होंने ये किया कि एक मीटिंग, उस समय बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ वहाँ पर गए हुए थे, तो उन्होंने एक मीटिंग जो है वो श्री अरविंद के साथ उनकी रखवाई और श्री अरविंद के साथ महाराजा की बातचीत हुई और ये तय हुआ कि श्री अरविंद जो है वो अब भारत से बड़ौदा पहुँचेंगे और वहाँ पर उनके यहाँ नौकरी करेंगे। और महाराजा बड़े प्रसन्न कि ICS कैडर का जो व्यक्ति है केवल 200 रुपये प्रति माह में उन्हें मिल रहा है अपने पास रखने के लिए, और इस तरह से ये तय हुआ। और फिर जनवरी 12, 1893 को कार्थेज नाम के एक शिप से श्री अरविंद वहाँ से चले हैं। और उस समय में एक विशेष चीज़ हुई कि उन्होंने अपने नाम के साथ जो एक्रायड, जो एक ये शब्द जोड़ा गया था उपनाम अरविंद एक्रायड घोष, ये हटा दिया।
और तब उन्होंने तय किया कि अब से उन्हें अरविंद घोष या औरोबिंदो इस नाम से ही जाना जाएगा। और ये एक तरह का बड़ा सांकेतिक मूव है कि उन्होंने अपने नाम के साथ एक आवरण जो था, जो एक डाला गया था, जिसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं थी, और ये बिल्कुल उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव, उनके कार्य, उनकी नियति इसके किसी के अनुरूप नहीं था, ये उन्होंने वहां पर उतार कर फेंक दिया है और अब वो आगे की ओर बढ़ चले हैं। तो शेरविन ने वो चोला उतार कर फेंका, उसके आगे अब वो बढ़े और अब जो है वो यहाँ पर फरवरी 1893 में आए हैं। हम सब जानते हैं एक बड़ी दुखद चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई ये है कि शेरविन यहाँ पहुँचते उसके पूर्व ही एक गलत सूचना के कारण कि जिस शिप से वो चले हैं वो शिप डूब चुका है, ये एक सूचना उनके पिता को मिली और वे इसे सहन नहीं कर सके। उन्हें बहुत बहुत प्रेम था और वो चाहते थे अपने बच्चों को देखना। उनका निधन हो गया और शेरविन जब यहाँ पहुँचे हैं तो जब माँ से मिलने गए हैं, जो निरंतर उनका स्मरण किया करती थी, उन्हें याद करती थी, वे उन्हें पहचान नहीं पाई। ये दुखद था। किंतु इसके साथ ही दूसरी ओर शेरविन लिखते हैं कि जब वे आए हैं, उन्होंने भारत भूमि को स्पर्श किया है, तो उस समय में एक ऐसी गहन शांति, शेरविन लिखते हैं, अ वास्ट काम विच डिसेंडेड अपॉन हिम। और शेरविन थर्ड पर्सन में अपने लिए लिख रहे हैं, दिस काम सराउंडेड हिम ऑल्सो रिमेन्ड विद हिम लॉन्ग आफ्टर मंथ्स। ये बना रहा उनके साथ, ये प्रशांति उनके ऊपर बनी रही आने वाले कई महीनों तक। और शेरविन जो है उन्होंने प्रशांति का अनुभव किया, जैसे भारत माँ ने बाहें खोलकर और अपने पुत्र को अपने आलिंगन में लिया हो। 14 वर्षों के वनवास के बाद शेरविन लौटे हैं अपनी माँ के पास में, अपने कर्म भूमि में। और अब क्योंकि एक नए शेरविन को अब यहाँ पर कार्य करना है, अब वो शेरविन जिन्हें वहाँ भेजा गया था, अब वे नई तरह से तैयार होकर और अब मातृभूमि की सेवा के लिए, भारत भूमि के लिए, माँ के लिए अब लौट कर आए हैं। तो वर्षों के क्रम में हम देखें तो ये था अब तक का शेरविन का जीवन, उनके जीवन के घटनाक्रम। किंतु इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि उनके भीतर भारत माँ का पुत्र, एक क्रांतिकारी, एक महान दार्शनिक, लेखक, ऋषि और साथ ही एक महान कवि उनके भीतर पोषित हो रहा था। इस समय की उनकी कविताओं में भी हम देखें तो वे सरस्वती पर लिख रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, गंगा, ये सब हिमालय, ये उनके विषय हैं उस समय में। और सचमुच में हम देखें तो ये समय बिल्कुल वैसा है जैसा सावित्री में हम लोग पढ़ते हैं कि ऑल द वर्ल्ड्स पॉसिबिलिटीज इन मैन आर वेटिंग एज अ ट्री वेट्स इन इट्स सीड। और ये बीज के रूप में अब धीरे धीरे उसमें से जो वृक्ष निकला है और अब वो वट वृक्ष बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। हम देख सकते हैं शेरविन के आगे के जीवन वृत्तांत में और आगे के आने वाले सत्रों में उसी वृक्ष को और अपने पूरे स्वरूप में आते हम देखेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर सौभाग्य हम सभी का, एक पग और सेस्क्विसेंटेनरी की ओर, 150वें जन्मोत्सव की ओर, और कितने सारे कार्य इस अंतराल में हम लोगों को करना है। हमें अपनी अभिप्साओं के जो है वो मालाएं गूंथनी है, हमें अपनी भावनाओं की रंगों से अल्पनाएं सजानी हैं, हम अपने विचारों के दीपक जलाने हैं और हमें अपनी अंतरात्मा में निरंतर कृतज्ञता के सुमन चढ़ाने हैं कि हम सचमुच में श्री माँ जैसा कहती हैं, एक क्षण को भी ना भूलें जो उन्होंने हम सब के लिए किया है। और इसीलिए निरंतर इस कृतज्ञता के साथ आप सभी का धन्यवाद। माँ और प्रभु शेरविन के चरणों में कोटिशः नमन। धन्यवाद। हम सभी बहुत बहुत आनंद ले रहे थे और इतनी बार शेरविन का नाम सुनना ही अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। आज हम यहीं पे कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं और अगले रविवार फिर मुलाकात होगी उनके जीवन को। मैं एक बार आप सब लोगों का धन्यवाद करूं, आपने मुझे अवसर दिया जी। और तारा दीदी को भी नमस्कार कहिएगा। जरूर, सभी को नमस्कार।